हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेईई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्म्स इक्वेशन। नर्म्स इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। और प्यारे बच्चों ये भी मैं बताऊंगा कि जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं, जब इक्विलिब्रियम मिल जाती है तो सेल अपना वर्क करना बंद कर देता है। इसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्म्स इक्वेशन देखते हैं। नर्म्स इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक हम सेल बनाते हैं। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सेल: जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड। जिंक रॉड इज डीप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर रॉड इज डीप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, जिंक एनोड का काम करेगा और कॉपर कैथोड का काम करेगा। In this cell, the electron flow from zinc to copper in the external circuit। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर फ्लो करेगा और कॉपर से जिंक की ओर करंट फ्लो करेगा। द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन द इंटरनल सर्किट। क्या होगा? जिंक आयन फ्रॉम जिंक रॉड पासेज इनटू द सॉल्यूशन। जैसे ही प्यारे बच्चों ऐसा होता प्रोसेस चालू होता है तो जो जिंक का रॉड है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डूबा रहता है, तो उसमें से जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जिंक आयन के रूप में सॉल्यूशन में जा जाता है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जाता है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ कैथोड सॉल्यूशन में कॉपर आयन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से निकल करके कॉपर रॉड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो और कॉपर सल्फेट आयंस फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फ्लो टू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन कैथोड की ओर ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए यह जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की ओर फ्लो करता है थ्रू साल्ट ब्रिज, जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट K2SO4 भरा रहता है। अब देखिए होता क्या है, तब चलता क्या है। जब ऐसा होने लगता है, यानी कॉपर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन निकल करके, यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कैथोड की ओर जाते हैं, सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो होता क्या है कि एज ए रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिक्रीजेज। तो प्यारे बच्चों, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी कैथोड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन घटता जाता है एंड दैट ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इंक्रीजेज। समझते जाइए, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है और जिधर रिडक्शन होगा उधर का कंसंट्रेशन घटता जाता है। सिंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशंस, देयरफॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व कीप ऑन चेंजिंग। तो प्यारे बच्चों, किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल पर। इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता रहता है। होता ये है कि एक ऐसा स्टेज आता है कि जब दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम मिल जाता है और सेल वर्क करना बंद कर देता है। तो देखिए, अल्टीमेटली अ स्टेज कम्स व्हेन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड बिकम इक्वल एंड द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग इन द सर्किट। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या निकला कि EMF ऑफ द सेल बिकम्स जीरो। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो इक्वल हो जाएंगे, इक्वल होने का मतलब कि कोई डिफरेंस नहीं रह गया, सेल पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं रह गया, और डिफरेंस ही तो EMF होता है। डिफरेंस यहाँ पर जीरो हो जाता है because EMF is the difference of the two electrode potential. Under this condition the cell reaction is said to have attained equilibrium। इस तरह से देखा जाए तो जब EMF जीरो हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है
कि सेल रिएक्शन में एक इक्विलिब्रियम मिल गया है ना। अब जैसे देखिए जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा, है ना। तो अब देखिए ये ऑक्सीडेशन कर्व है, ये रिडक्शन कर्व है, एक जहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन होगा वहीं कॉपर का रिडक्शन होगा। दोनों रिएक्शन प्यारे बच्चों बढ़ेंगे आगे, लेकिन दोनों रिएक्शन का रेट एक जगह एक पॉइंट पे आके इक्वल हो जाता है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इसी पॉइंट पर प्यारे बच्चों दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं और ईएमएफ जीरो हो जाता है और सेल में करंट बहना बंद हो जाता है, करंट का फ्लो बंद होना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब ये है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या क्या हमको सूचना मिलता है कि एक तो दोनों तरफ के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा और करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, ईएमएफ जीरो हो जाएगा, सेल का ईएमएफ जीरो हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम द सेल स्टॉप्स वर्किंग। तो ऐसी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेल वर्क करना बंद कर देता है, क्योंकि करंट का फ्लो तो होता नहीं प्यारे बच्चों। अच्छा, अब आगे देखते हैं, ये सब जानकारियाँ करते रहिए। द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन एंड जिंक आयंस एट दिस स्टेज आर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। इस तरह से देखा जाए तो कंसंट्रेशन कॉपर आयन का, जिंक आयन का जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन का कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इज इक्वल टू Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, तो अब Kc हो जाएगा, चूँकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना। वेयर Kc रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपॉन व्हेन ई सेल यानी सेल पोटेंशियल बिकम्स जीरो। तो प्यारे बच्चों जब सेल में इक्विलिब्रियम मिल जाता है तो सेल का पोटेंशियल जीरो हो जाता है भाई, ईएमएफ जीरो हो जाता है, अब जान लीजिए। और देख अब इसी वैल्यू को हम नर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं प्यारे बच्चों। पहले तो नर्स्ट इक्वेशन बनाने, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF Ln कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ये हमने नर्स्ट इक्वेशन बना लिया। तो प्यारे बच्चों चूँकि ई सेल क्या हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पर ये एट इक्विलिब्रियम पर ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी सेल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ये हो जाएगा RT NF नेचुरल लॉग के। अब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ से रख लिया, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, Kc के। तो हमने इसको हटा दिया, Ln Kc, Ln माने नेचुरल लॉग Kc रख दिया। ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है, Kc के, तो इसको छोटा करके Kc रख दिया। RT अपॉन NF, अब क्या है प्यारे बच्चों, R की वैल्यू मैंने बताया था, R और T की वैल्यू हमने रख दिया और F फैराडे 96,500 कूलम रख दिया। और Ln की वैल्यू जो है 2.303 नेचुरल लॉग। Ln माने क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है। इसको हटाएंगे तो यह हो जाएगा 2.303 RT NF log Kc हो जाएगा। जब नेचुरल लॉग हटता है तो लॉग आ जाता है। अब प्यारे बच्चों सारा वैल्यू हमने जब रख दिया तो क्या आता है, ये जो है साइड चेंज कर लेंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 0.0591 अपॉन N log Kc आ जाएगा एट 298 केल्विन एट 2। अब इसमें जानते क्या, R की वैल्यू रखेंगे, T की वैल्यू रखेंगे, F की वैल्यू मैंने पहले करा चुका हूँ इसमें। अब आप पिछले वीडियो में देखिए, R की वैल्यू रखा, T की वैल्यू रखा, F की वैल्यू रखा, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको छोड़ दिया हमने। सारा कैलकुलेशन करने के बाद ये आता है 0.0591। आप इसको याद कर लीजिए, ये फाइनल इक्वेशन है, देख रहे हैं ना। ये पूरा जब वैल्यू रख देंगे तो सबसे बढ़िया आप यही इक्वेशन याद करे हैं, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन का पर है ऐसा। द नोविंग द स्टैंडर्ड EMF ई नॉट सेल पोटेंशियल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कैन बी कैलकुलेटेड। इस तरह से Kc का कैलकुलेशन कर लिया जाता है। Kc का आखिर सिग्निफिकेंस क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में Kc क्या बताता है हमें। देखिए Kc की वैल्यू जितनी अधिक होती है तो इसका मतलब रिएक्शन उतना अधिक हुआ। द वैल्यू ऑफ Kc टेल्स अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द जिंक कॉपर सेल एट 298 केल्विन
is found to be very large, that is about 2 into 10⁻⁷, which shows that the reaction goes almost to be completion। तो वैल्यू अगर कापर जिंक कापर सेल की बात किया जाए तो Kc की वैल्यू पाया गया 2.10⁻⁷। इस 2.10⁻⁷ ये बताता है कि करीब करीब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। जिंक प्लस कैडमियम 2 प्लस आयन इज इक्वल टू जिंक प्लस 2 आयन प्लस कैडमियम। इसका मतलब देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैडमियम का रिडक्शन हो रहा है। तो प्यारे बच्चों जिंक के नीचे कैडमियम है, तो इसका मतलब जिंक एनोड का काम करेगा, कैडमियम कैथोड का काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू कुछ दिया है। कैडमियम का ये रिडक्शन पोटेंशियल है, देखिए यहाँ से चलकर यहाँ तक रिडक्शन हो रहा है। कैडमियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है और जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल में बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो पोटेंशियल दिया है रिडक्शन फॉर्म में दिया है। तो अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकाल लीजिए, तो क्या होगा, कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। बहुत बढ़िया। अब आप चाहे तो ऐसे लिख लें, कैथोड का क्या है, कैथोड कौन करेगा, कैडमियम कैथोड का काम करेगा, एनोड का किसका काम करेगा, जिंक। बस ये वैल्यू दिया है, जैसे कैडमियम की वैल्यू दिया है ये यहाँ पर -0.403, फिर माइनस, फिर फार्मूले इसका जिंक का दिया है माइनस, यहाँ माइनस के रूप में रखा -0.763। तो प्यारे बच्चों ये माइनस मिल करके क्या हो जाएंगे, प्लस। अब ये देखो प्लस माइनस आपस में घट जाएंगे, आ जाएगा क्या 0.360, यानी कुल मिलाकर के 0.36 वोल्ट आ गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपको कैलकुलेशन करना है, तो देखिए अब नर्स्ट इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप लगा लो, ये Kc है, ये क्या है, Kc है या K लिख सकते हैं। तो ये नर्स्ट इक्वेशन है, ई सेल नाट इक्वल टू 0.0591 अपान n इंटू लाग Kc। अब ई नाट सेल की वैल्यू कितना दिया है प्यारे बच्चों, ये है 0.36, अभी आप कैलकुलेट किए हो, ये वैल्यू रख दिया। n की वैल्यू 2 है, चूँकि कैडमियम पर जो है कैडमियम पर +2 चार्ज है और जिंक पर भी +2 चार्ज है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना हुआ है ना। तो n की वैल्यू 2 हो गया, लाग Kc हो गया। अब आप प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ये यहाँ पर, तो 0.36 इंटू 2 हो जाएगा और इक्वल टू 0.0591 लाग Kc आ गया। बहुत बढ़िया। अब लाग Kc की वैल्यू अलग से निकालो प्यारे बच्चों, तो 0.36 इंटू 2 अपान 0.0591 इक्वल टू, अब इसको पहले डिवाइड कर दीजिए, आप कैंसिल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 12.1827। अब चूँकि लाग हटाना है तो इसका एंटी लाग ले लो प्यारे बच्चों, एंटी लाग ले लोगे तो ये 12 है, 10⁻12 हो जाएगा। और 18 का आप एंटी लाग करोगे 0.1827 का, तो 1.52 इंटू 10⁻12 आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये रहा Kc की वैल्यू। आप चाहें तो बोर्ड में अगर आपको लाग टेबल नहीं दिया जाता है तो आप इतना लिख कर छोड़ सकते हैं, आपको नंबर पूरा मिलेगा, है ना। इतना आप लिख करके, या यहीं पर आप लाग Kc लिख करके छोड़ देते हैं, ये जो वैल्यू है नहीं लाग Kc। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है, नर्स्ट इक्वेशन गिविंग डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन इज देखिए क्या होगा, E = E0 + 2.303 RT अपान NF लाग कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन अपान। अगला है आंसर E = E0 + 2.303 RT अपान NF लाग कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन अपान कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। अच्छा, अगला है E = E0 - 2.303 RTF अपान NR
log concentration of metal ion upon concentration of metal। अब डी क्या है, इज इक्वल टू ई नाट माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग कंसनट्रेशन ऑफ मेटल आयन। तो प्यारे बच्चों आपका इसमें से ये आंसर सही है, बी सही है, बी सही है प्यारे बच्चों। कंसंट्रेशन ऑफ ये होता ये कैसे, पहले आप एक इक्वेशन बना लीजिए, एन मेटल आयन में कितना चार्ज है, एन प्लस चार्ज है, तो एन इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मेटल बन जाएगा। बस इसी का नर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू ई नाट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ मेटल जो कि प्रोडक्ट है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। अब प्यारे बच्चों इसी को उलट दो, जब इसी को ये ऊपर कर दो ये नीचे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन ऊपर जाएगा तो मेटल नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। अब ये जब ऊपर हो जाएगा अब ये नीचे हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, बट देखिए यहाँ पर मैं कर दिया इज इक्वल टू ई नाट प्लस 2.303 वही है RT अपॉन NF रहेगा प्यारे बच्चों, लाग हो जाएगा। और अब देखिए ये मेटल आयन देखना, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर ये ऊपर हो गया और मेटल कंसंट्रेशन नीचे हो गया। जब ऐसा होता है तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो माइनस है प्लस हो गया, ठीक है ना। तो आपका एक आंसर मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक रिएक्शन दिया है फॉर द सेल रिएक्शन टू ए सॉलिड, मतलब कोई मेटल है तभी तो, प्लस बी पर 2 प्लस चार्ज एक्वस इज इक्वल टू ए पर 2 प्लस चार्ज, 2A है ना, 2A है तो A पर प्लस चार्ज और प्लस B, यानी B प्लस 2 पर चार्ज रिड्यूस हो गया B में और A ऑक्सीडाइज हो गया। द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द EMF ऑफ द सेल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कई आंसर दिया है, इज इक्वल टू ई नाट माइनस RT अपॉन FALN कंसंट्रेशन ऑफ A आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस 2 आयन। अगला है इज इक्वल टू ई नाट प्लस RT अपॉन 2 FALN कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस आयन का होल स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B2 प्लस आयन। देख रहे हैं ना। अच्छा ये C है इज इक्वल टू ई नाट माइनस RT अपॉन F लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस 2 अंडर रूट कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस 2 आयन। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर C सही है, C। कैसे आप समझ लीजिए, ऐसे कि ये हो गया प्यारे बच्चों, आप जब आप इसका सलूशन बनाएंगे, पहले तो आप सलूशन बना लीजिए, इसके हिसाब से नर्स्ट इक्वेशन बनाइए अपना, ई इक्वल टू ई सेल ना ई नाट सेल माइनस RT अपॉन 2 FALN। यहाँ पर क्या है, ए पर है 2 काफिशिएंट 2 है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ A आयन का होल स्क्वायर हो जाएगा पावर 2 टू द पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस 2 है ना, ये आ गया। अब क्या होगा प्यारे बच्चों कि अब ये देखिए यहाँ 2 है ना, यहाँ स्क्वायर है, अब यहाँ पे 2 हट गया और यहाँ पे स्क्वायर हट गया है ना, तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा सही जाता है, C आंसर सही जाता है प्यारे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल डिपेंड्स अपॉन। किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों तीनों पर डिपेंड करता है। आपका आखिरी आंसर D है, आल। देखिए मेटल का नेचर कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन मेटल आयन का क्या कंसंट्रेशन है इस पर डिपेंड करता है, और कैसा टेम्परेचर है प्यारे बच्चों, तीनों पर डिपेंड करता है। तो आपका आंसर D आल हो गया, D आल। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।